चचा को औरतें काले नाग वाला कहती थी। मैं काले नाग का सुनकर ही शर्म से मुंह छुपा लेती। एक रोज़ चच्ची घर आई तो मैंने चच्ची से पूछा, चच्ची सच बता, चचा को औरतें काले नाग वाला क्यों कहती हैं? चच्ची कहने लगी, आज रात को दरवाज़ा खुला रखूँगी, सब समझ लग जाएगी। रात हुई तो चच्ची के कमरे का दरवाज़ा खुला था। उस रात छुप कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। काला नाग। मेरे छोटे चचा सबसे गांव वाले डरते थे, क्योंकि गांव की औरतें तो क्या मर्द भी इन्हें काला नाग कहते थे। मैंने जब से होश संभाला था सब लोगों को चचा को काला नाग कहते सुना था। पहले पहल तो मुझे ये तक मालूम न था कि नाग होता क्या है, लेकिन चूँकि हम गांव के रहने वाले थे और गांव के खेत खलिहानों में सांप अक्सर होते थे, इसलिए एक बार जब मेरी उम्र 12 साल की थी, मैं स्कूल से घर आते हुए खेतों के बीच से गुजर रही थी। मेरी सहेलियां भी मेरे साथ थीं। हम बातों में मसरूफ़ थी जब मेरी दोस्त नजमा ने काला नाग की रट लगाते हुए हाँक लगाई। उसी नज़रें खेतों की दाएं जानब थी। जब हम सब ने नजमा की नज़रों का ताक़ब किया तो हमारी जान ही निकल गई। मैंने पहली बार वहाँ स्याह रंग का सांप देखा। हम सब लड़कियों की जान पर बन गई। हम लोगों ने उल्टे कदम पीछे की जानब दौड़े लगा दी। हम सब सहेलियों की सांस हमारे सीने में थम गई थी। हमने ना आओ देखा ना ताओ देखा और भागने लगी। इतना तेज़ भागी कि पीछे पलट कर देखना, वापस स्कूल पहुंचकर ही हमारे कदम रुके थे। लेकिन जब हमने पलट कर देखा तो वो सांप कहीं नहीं था। हम सब के हाथ में अपने सीनों पर थे। तब मुझे पता चला कि इसे काला नाग कहते हैं। हम तो शॉर्टकट के चक्करों में खेतों से गुजरती थी ताकि हम बीचों बीच रास्ता तय कर कर जल्दी घर पहुंच जाएं। लेकिन क्या मालूम था कि वहां का नाग देखने को मिल जाएगा। मगर उस दिन के बाद से तो हमने तौबा कर ली और कच्ची सड़क से ही घर जाने की तरजीह दी। ये बात जब मैंने अपने घर अम्मी को बताई तो हमारे पीछे काला नाग लग गया था। उस वक़्त चचा भी वहीं दस्तरख्वां पर बैठे खाना खा रहे थे। यह सुनकर उनका नवाला हाथ में ही रह गया। कहने लगे, तुम क्यों खेतों के रास्ते से आई हो? मैंने कहा, मुझे क्या पता था कि वहाँ सांप होगा। मेरे चाचा परेशान से हो गए, खाना वहीं छोड़कर और घर से बाहर निकल गए। चेहरे से लग रहा था जैसे कोई अनहोनी सी बात हुई, वरना गांव और खेत खलिहान में सांपों का आ जाना कोई नई बात तो ना थी। मैंने जब अपनी चाची की तरफ देखा तो उनकी रंगत भी उड़ी हुई थी। मुझे कुछ तशवीश होने लगी कि चच्ची क्यों इतनी परेशान खड़ी हैं। मेरी अम्मा मुझे डांटने लगी कि क्या ज़रूरत थी अपने चचा के सामने ये सब कहने की। मुझे अम्मा की ये बात समझ ना आई। मैंने खाना खाया और सो गई। शाम को चचा वापस आए तो बहुत नडाल से थे। उनके कपड़ों से मिट्टी से आते हुए थे। आते ही चारपाई पर गिर गए। मेरी चाची मुंह में बड़बड़ाने लगी। कहने लगी, चढ़ गया होगा अब तुम्हें बुखार, ना तुम बाज आओगे ना ही मेरी जान सुकून में आएगी। अब ज़िंदगी तो मेरी मुश्किल में डालोगे, इसी सांप को मारकर आ रहे होगे। ये कहकर वो चचा को सहारा देते हुए अपने कमरे में ले गई। मैं ये सोचने लगी थी कि भला बुखार से चच्ची की ज़िंदगी कैसे मुश्किल में आ सकती है। और चचा तो दोपहर तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, बाहर गए थे। एक सांप को मारकर वो बीमार कैसे हो सकते थे। अगले रोज़ दोपहर को हमारे घर चूड़ियाँ वाली आ गई। मेरी माँ को कांच की चूड़ियाँ बहुत पसंद थी। उन्होंने बहुत सारी चूड़ियाँ अपने लिए खरीदी और उसी असना में मेरी चच्ची भी अपने कमरे से बाहर आ गई। इनके चेहरे पर सारे ज़माने की बेजारी छाई हुई थी, आंखें भी सूजी हुई थी। अम्मी ने चच्ची से कहा, जुलेखा चूड़ियाँ खरीद ले, दीन मोहम्मद को बड़ा चाव रहता है कि तू चूड़ियाँ पहन कर। पर आप तो एक की, अम्मा ने चच्ची से कहा तो चच्ची सराहने लगी। जाने भी दो भाभी, इस काले नाग का असल रूप सिर्फ मैं जानती हूँ। मेरे दिल में अब ऐसा कोई अरमान नहीं रहे। ये कहकर वो गुस्से में सहन से बने गुसलखाने में चली गई। हमारे गांव के घरों में गुसलखाने कमरों से बाहर ही बने हुए थे। अम्मी ने चच्ची की तरफ उल्टे हाथ मारते हुए मुंह में बड़बड़ाई, ना शुक्री औरत, इतना तो ख्याल रखता है वो इसका, लेकिन ये किसी बात पर राज़ी नहीं होती। मेरी चाची घर में सबके साथ अच्छा बर्ताव रखती थी, सोए चचा दीन मोहम्मद के। दादी हमारे इंतकाल कर चुके थे और दादा भी। मेरे अब्बा और चचा दीन मोहम्मद दो ही भाई थे, इसलिए एक ही घर में रहते थे। चचा की शादी को चंद साल हुए थे, लेकिन उनके यहाँ
औलाद नहीं हुई थी। चचा कहती, ये काला नाग है, अपने बच्चों को भी खा जाएगा, अच्छा है कि ये बे औलाद ही रहे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी चच्ची के साथ मसला क्या था, वो क्यों चचा से इतनी खार खाती थी। मुझे शुरू से ही अपने चचा से बहुत प्यार था। हम 4 बहन भाई थे, मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए चचा बानिस्बत बाकी भाइयों के मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते, क्योंकि मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। लेकिन जब भी चचा मुझे मोहब्बत से अपने साथ लगाते तो मेरी वालदा और चच्ची की रंगत उड़ने लगती। अम्मी बार बार मुझे यह समझाती कि तुम अपने चचा से ज़रा फासले से ही रहा करो। फिर मैं जैसे बड़ी होती गई, फासला खुद ब खुद ही बढ़ता गया। मेरी उम्र अब 16 बरस की हो गई थी। चचा और अब्बा के बीच बंटवारा हो चुका था। हमारे घर के बीच भी दीवार खड़ी हो चुकी थी, ज़मीनें भी अलग हो चुकी थी। लेकिन चचा चच्ची से मेरी मोहब्बत और हमारा एक दूसरे के घर आना जाना अब भी कायम दायम था। ये बंटवारा बड़ी मोहब्बत और बाहमी रजामंदी से हुआ था। अब मैं बहुत सी बातों को सोचने लगी थी। पहले मैंने इन बातों की तरफ कभी भी तवज्जो नहीं दी थी, जिसे अब देने लगी थी। लोग अब भी मेरे चचा के नाम से खौफ खाते थे। औरतें जब चचा को घर पर देखती तो चच्ची के घर से वापस लौट जाती। मैं अब इस बारे में सोचने लगी कि आखिर लोग मेरे चचा को काला नौक क्यों कहते हैं और चचा से खौफ क्यों खाते थे। मेरे चचा देखने में गोरे चिट्टे गबरू जवान थे, बात भी बड़े प्यार से करते थे। मैंने आज तक इन्हें किसी से लड़ते झगड़ते भी नहीं देखा था। हाँ, एक बात पर मेरे चचा में ज़रूर थी, उनकी आंखें हर वक्त सुर्ख रहती थी और वो अपनी आंखों की काली पुतलियाँ बड़ी तेज़ी से घुमाते रहते, जो कि किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। अव्वल तो मेरे चचा को बहुत कम ही किसी पर गुस्सा आता था, लेकिन जब आता तो इस वक्त तो मेरी चच्ची भी कांप कर रह जाती, वरना तो हर वक्त वह चचा को कोसने में ही रहती थी। 10वीं पास की तो अम्मा ने पढ़ाई छुड़वा कर सिलाई सिखाने के लिए मुझे एक औरत के घर भेजना शुरू कर दिया। घर के बहुत से काम अब मेरे ज़िम्मे डाल दिए थे। रात को मेरे चचा आधे घंटे के लिए ही सही, लेकिन हमारे घर ज़रूर आते। चारपाई पर बैठकर अब्बा से खेती बाड़ी की बातें करते और साथ में हुक्के की गुड़गुड़ भी होती और मुझसे कहते, रानी पुत्र दूध पीती जा, चाय तो पिला अपने चचा को। मैं भी दूध गाढ़ा गाढ़ा करके चाय बनाकर प्याला भर कर चाचे को पिलाती। वो मेरे सर पर शफकत से हाथ रखते, दुआ देते, जीती रह रानी, सोना रब तेरा नसीब अच्छा करे। मैं वहीं सहन में खाने के गंदे बर्तन मांज रही थी जब अब्बा की एक बात ने मुझे हैरत में डाल दिया। वो चचा से कहने लगे, दीन मोहम्मद तेरी मौजें हैं, तेरे खेतों में तो सांप बिच्छू कदम भी नहीं रखते, तो खुद जो काला नाग है। अब्बा की बातें सुनकर मेरे भी कान खड़े हो गए और मैं कान लगाकर बातें सुनने लगी। आखिर ये कैसी बात बताई थी अब्बा ने। भला ऐसे कैसे मुमकिन था कि सांप बिच्छू सबके खेतों में ही नज़र आ जाया करते थे, और सांप बिच्छू बेज़ुबान और अक्ल से बेगाने जानवर को भला क्या पता कि किसकी ज़मीन पर जाना है और किसकी ज़मीन पर नहीं जाना। फिर चचा की ज़मीन पर क्यों नहीं जाते। रात देर तक मैं पहले तो इसी गुट्टी को जलझाने में कोशिश करती रही। फिर मुझे लगा हो सकता है अब्बा मजाक कर रहे हों, लेकिन मुझे बचपन की भी ऐसी बातें बहुत याद आने लगी जो बचपन में मैंने सुनी थी, लेकिन गौर नहीं किया था। जब अम्मी ने मेरे चचा के लिए रिश्ता देखना शुरू किया तो गांव का कोई भी फर्द अपनी बेटी मेरे चचा को देने को तैयार ना था। कहते थे कि ये इंसान नहीं, सांप है। मेरा चचा काफ़ी दिल बर्दाश्त हो चुके थे। मेरी चच्ची जुलेखा दूसरे गांव से थी। चचा की इस बात से नावाकफ़ थी कि वह इस गांव में किस नाम से मशहूर थे, लेकिन जब शादी होकर हमारे घर आई, अगली सुबह बहुत रो रही थी। मेरी वालदा से कहने लगी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझसे सच छुपाया। मेरी वालदा इस वक्त मेरी चच्ची की दिलजोई करने लगी। मैं इस वक्त इन बातों से बिल्कुल अनजान सी थी। इस वक्त तो बस अपनी नई चाची को देखने का शौक़ में उनके कमरे में गई थी, तो चच्ची को रोता देखकर कमरे के बाहर ही खड़ी हो गई। ये बात सुनी और बिना सोचे समझे बाहर खेलने चली गई। लेकिन जब एक एक बात मुझे याद आ रही थी, मेरे अंदर एक तजस्सुस सा बढ़ने लगा था। एक बार मैं अपनी सिलाई वाले के घर पर सिलाई सीख रही थी। जब मैंने वहाँ आई, चंद औरतों को देखा जो मेरी स्थानी से कपड़े सिलवाने आई थी। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और फिर
मेरी उस्तानी से कहने लगी, लड़की तो बड़ी प्यारी है, किस घर की है, हमें बताओ, अपने बेटे के लिए रिश्ते की बात चलाऊंगी। उस्तानी ने तंजिया लहजे में कहा, दीन मोहम्मद की सखी भतीजी है, जा जाके काले नाग से मांग ले रिश्ता। ये सुनते ही वो औरतें घबरा गई और तौबा तौबा करके अपने कानों को हाथ लगाने लगी। इस गर्द से तो वो मुझे यूं देखकर भागी जैसे मैं भी अपने चचा की तरह काला नाग बन चुकी हूँ। मैंने अपनी उस्तानी से पूछ ही लिया कि आखिर गांव वाले मेरे चचा से इतना खौफ क्यों खाते हैं। मेरी बात सुनकर उस्तानी ने मुझे बड़े ताज्जुब से देखा था। कहने लगी कि क्यों, तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा, ऐसी भी क्या बात है जो मुझे आप नहीं बता सकती। वाकई मुझे कुछ नहीं पता। वो मुझे हैरत से आंखें फाड़ कर देखने लगी। कहने लगी, अपनी माँ से पूछ लेना कि कैसा है तेरा चाचा। मेरी उस्तानी ने भी गुस्से से ये बात कही। मैं बड़े बुझे दिल से वापस आ गई। आते ही मैंने अपनी सिलाई का बैग एक तरफ रखा और अम्मी के पास आकर बैठ गई। फिर अम्मी से पूछा कि मुझे सच सच बताएं, चचा को काला नाग क्यों कहते हैं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुझे किन अखियों से देखने लगी। कहने लगी, आज कौन सा भूत सवार है तुझ पर जो आते ही उल्टे सवाल शुरू कर रही है। मैंने इन्हें उस्तानी की सारी बात बता दी। वो कहने लगी, दफ़ा कर ऐसे लोगों को, वैसे भी मैंने तेरा रिश्ता कौन सा ऐसा गांव में करना है। तेरी बात मैंने बचपन से ही अपने भाई के घर पर पक्की कर दी थी। मैंने कहा, मेरे रिश्ते की नहीं, मुझे ये राज जानना है, क्यों सब लोग चचा को काला नाग कहते हैं। मेरी वालदा पहले तो मुझसे गुस्से से घूरती रही, फिर सख्त लहजे में से कहने लगी, खबरदार, जो ये सवाल तूने मुझसे दोबारा कभी किया तो चल हांडी चढ़ा जाकर। रात को चचा घर आए तो कहने लगे, रानी चाय बना दी, आज सर बहुत दर्द कर रहा है। मैंने चाय बिल्कुल गायब दिमागी से बनाई थी, बार बार चचा को ही देख रही थी। मेरी माँ मुझे ही नहीं मेरे भाइयों को भी चचा से दूर रखती थी। चचा के करीब मत जाया करो। मेरा जहन इस वक्त बहुत उलझा हुआ था। मैंने चाय की प्याली चचा को दी। उन्होंने एक घूंट भरा तो बुरा सा मुंह बनाकर कहने लगे, रानी पुत्र, तूने चीनी नहीं डाली चाय में। मैंने कहा, जी डाली तो है, लाए दिखाए मुझे। ये कहकर मैंने फ़ौरन से चचा के हाथ से चाय की प्याली ली और मुंह को लगाने लगी ताकि ये देख सकूं चाय में चीनी डाली कि नहीं। जब मेरे अब्बा ने मेरे हाथ को बुरी तरह से परे झटका दिया, कप दूर जाकर गिरा और चाय मेरे हाथ पर छलक गई। मेरा हाथ जल गया और अब्बा गुस्से से मुझे खा जाने वाले अंदाज से देख रहे थे। मैं रोने लगी। अम्मा भी कमरे से बाहर आ गई। अब्बा कहने लगे, चल दफ़ा हो जाए यहाँ से। मुझे यह समझ नहीं आई कि अब्बा ने मेरे साथ ये क्या किया था। एक तो मेरे हाथ को झटक कर चाय मेरे हाथ पर गिरा दी और मुझे ही डांट रहे थे। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। चचा अब्बा को समझाने लगे कि बच्ची है, इसे क्या खबर भाई, साहब रानी को यूं ना डांटा करो, मुझे बुरा लगता है, वो तो बच्ची है, गलती मेरी थी। ये कहकर चचा चले गए। मुझे अब भी बात समझ नहीं आई कि गलती क्या थी। मैं रात देर तक रोती रही। अगले रोज़ मैं चच्ची के घर चली गई। बस एक दीवार का ही तो फासला था। इस बार मैं पक्का इरादा करके गई थी, सच जानने की बिना पर वापस नहीं आऊँगी। मैंने चच्ची से ढेरों सवाल कर दिए और रो भी रही थी कि आखिर आप चचा से इतना बेजार क्यों रहती हैं और चचा को सब काला नाग क्यों कहते हैं। मैंने चच्ची को अपनी उस्तानी की सारी बात भी रोते हुए बताई। अब्बा की रात वाली बात भी बता दी, अपना जला हुआ हाथ भी दिखाया। चच्ची चुपचाप मेरी सारी बातें सुनती रही, फिर कहने लगी, आज की रात यहाँ रुक जा, मैं दरवाज़ा खोलकर सोऊंगी, तुम देख लेना। मैं रात चच्ची के घर पर ही रुक गई। रात चच्ची ने कमरे का दरवाज़ा खोला रहने दिया। जब मैंने चुपकर झांक कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। काला नाग। चच्ची ने कमरे में जाने से पहले शीशे की जाग में दूध हुआ और मुझसे कहने लगी, तेरे चचा फीका दूध नहीं पीते, ना ही फीकी चाय, और ये दूध फीका है। रात 1 बजे कमरे में झांक कर देख लेना, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ था। चच्ची सो चुकी थी और चचा नमाज पढ़ रहे थे। 1 बजे तक जाए नमाज पर ही बैठे रहे। उसके बाद 1 बजे उठे और दूध का जग मुंह को लगाया, लेकिन अगले ही लम्हे दूध फीका होने की वजह से उसी दूध की जग में ज़रा सा थूक दिया और एक बेख्तियारी सा अमल था, लेकिन दूध की रंगत नीली हो चुकी थी, जैसे उस दूध में जहर डाल दिया हो। ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं वहीं से पलट कर वापस आ गई। अगले रोज़ मुझे
चची ने बताया कि तुम्हारे चचा बचपन में बहुत बीमार हुए थे, यहाँ तक कि मरने के करीब आ गए थे, और उनका इलाज एक हकीम ने सांप के जहर से किया था, क्योंकि उसकी बीमारी का वाहिद इलाज सांप का जहर ही था। लेकिन सांप के जहर की दवा की बहुत मकदार कम तुम्हारी दादी तुम्हारे चचा को देती थी। एक बार तुम्हारी दादी घर नहीं थी, दीन मोहम्मद की तबीयत बिगड़ी तो इसने इस दवा की शीशी को मुंह लगाकर पी लिया, और इसी तरह जब इसकी तबीयत ख़राब होती है वो शीशी को मुंह लगाकर पी लेता था। तुम्हारे चचा के अंदर जहर की मकदार बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उसका जहर का आदी हो चुका था। और एक बार गली में खेलते हुए तुम्हारे चचा के किसी बच्चे से लड़ाई हो गई। तुम्हारे चचा ने उसे दांत काट दिए। वो लड़का उसी वक्त तड़पने लगा और उसके मुंह से जाग निकलने लगी। कुछ देर में ही वो मर गया। बहुत शोर शराबा हुआ। जब ये बात उस हकीम तक पहुंची तो उसने बताया कि दीन मोहम्मद के वजूद में जहर भर चुका है, ये जैसे भी काटेगा वो मर जाएगा। जो शख्स भी इसको जूठा खाएगा वो भी मर जाएगा। इसलिए सब गांव वाले तुम्हारे चचा से डरते थे, कोई इनके पास नहीं जाता। मैं एक बेवा औरत थी, मुझसे तुम्हारे चचा ने बस इसलिए शादी की कि मुझे तुम्हारा सहारा देने वाला कोई ना था। लेकिन शादी की रात ही कह दिया कि वो मुझे मेरा हक नहीं दे सकते, वरना मैं मर जाऊंगी। वो सिर्फ मुझे सहारा देने के लिए ब्याह कर लाए थे। बस यही वजह थी कि तुम्हारी माँ ने तुम बहन भाइयों को भी दीन मोहम्मद से दूर रखा, कि कहीं प्यार से वो तुम लोगों को गलती से काट ना ले या अपना जूठा ना खिला दे। फिर कहने लगे वो रोज़ रात कई घंटों नवाफिल पढ़कर यही दुआ करता कि उसके अंदर से इसका जहर का असर ज़ायल हो जाए। एक दूसरे हकीम से इलाज भी करवा रहा है, जिसने उम्मीद दिलाई है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा।